हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले बच्चों ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग डिस्कस करते हैं। मीनिंग क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग? मतलब ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन and bringing together the physical, financial and human resources to establish most productive relation for the achievement of specific goal of organization। मतलब बच्चों हमने पढ़ा प्लानिंग, हमने बिजनेस समझना क्या कह रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। चैप्टर है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। हम बच्चों प्लानिंग पढ़ के आए हैं। कोई भी कंपनी है ये कैसे चलेगी, क्या होगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो सब हमने प्लान कर लिए। तो ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया हमने, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे ही हम प्लानिंग चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों, उसके बाद काम होता है ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजिंग करना। जो भी चीज हमने प्लान की होगी, मान लीजिए मैंने बना दिया कि 1000 यूनिट मुझे गुड्स बनाने हैं, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैंने प्लानिंग में बनाया 1000। ऑर्गेनाइजिंग उस 1000 यूनिट जो मैंने गुड्स बनाने हैं, कोई भी सामान बनाना है, ये सामान कैसे बनाऊंगा, ठीक है, इसके लिए मुझे किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे सर कैसे रिक्वायरमेंट, हमें पैसों की फिजिकल रिक्वायरमेंट हो सकती है, मशीनरी वगैरह, ठीक है, कोई भी गुड्स बनाने, फिजिकल, कैश, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ह्यूमन एम्प्लॉइज। तो ये सारे चीजों को अरेंज करना, कोई भी जो हमने प्लान किया है अचीव, कोई भी हमने गोल सेट किया है उसको अचीव करने के लिए जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। कोई भी काम कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कौन करेगा, उसमें कितना पैसा लगेगा, कितने एम्प्लॉइज लगेंगे, इस सब काम को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो वही इसकी मीनिंग में भी डिफाइन किया गया है। देख मीनिंग कह रहा है आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाइड फाइंड करना है कि हमने काम क्या करना है, और उस काम को ग्रुपिंग कर देना है, छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में। कह रहे हैं एंड ब्रिंगिंग टुगेदर दी, और क्या क्या चाहिए, फिजिकल, मशीनरी, बिल्डिंग, फाइनेंशियल, पैसा, कैश एंड ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉइज, to establish the most productive relation for the achievement of a specific goal of the organization। कह रहा है फिजिकल रिसोर्स चाहिए, जो मैंने आपको अभी समझाया, पैसा, ठीक है, फिजिकल, कैश, एम्प्लॉइज, वो सब कुछ चाहिए क्या अचीव करने के लिए, एक स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए। और हम गोल कितना समझ के चले, 1000 यूनिट। तो यही ऑर्गेनाइजिंग होती है कि जो 1000 यूनिट हमने प्लान करते टाइम सोच लिया था, अब इसको अचीव कैसे करेंगे, ठीक है, वो अचीव करने के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो दिस इज ऑर्गेनाइजिंग, इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। होप सो कि आपको मीनिंग समझ में आई होगी। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। फिर से बच्चों प्रोसेस आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोसेस। इन 5 चैप्टर में से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन 5 चैप्टर में से एक की पक्का हमारे पास प्रोसेस आती है, और करके प्रोसेस आती है, मतलब आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस भी आपसे पढ़ता हूं, कितने ही मार्क्स में आ जाए, जितने प्रोसेस के पॉइंट होंगे वो सभी पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है बच्चों आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना, वर्क को आइडेंटिफाई करना और उसको डिवाइड कर देना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है, कह रहा है वर्क को आइडेंटिफाई कीजिए। जो भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं, उसमें क्या काम है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फर्स्ट पॉइंट जो समझा रहा हूं, एक बैंक है, बैंक में बहुत सारे काम होते हैं। एक पर्सन कैशियर होता है, ठीक है, एक पर्सन कैशियर होता है जो कैश कलेक्ट करता है, एक पर्सन मैनेजर भी होता है, ठीक है, एक पर्सन जो पासबुक वगैरह प्रिंट करता है, क्लर्क बोल सकते हैं, वो भी होता है। तो बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं एक बैंक में। तो सबसे पहले मैंने काम आइडेंटिफाई किया कि ये कैश कलेक्ट करेगा या डिपॉजिट करेगा, ये मैनेजर है बाकी काम संभालेगा, ये क्लर्क है पासबुक वगैरह
को प्रिंट करेगा। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया और काम को डिवाइड कर दिया कि जब भी कैश को कलेक्ट करना होगा या फिर पे करना होगा वो कैशियर करेगा, मैनेजर बाकी सारे काम देखेगा, क्लरिकल का काम होगा जो भी चेक्स वगैरह हैं या पासबुक है उनको प्रिंट करना। तो मैंने काम आइडेंटिफाई कर दिया और उसे डिवाइड कर दिया। तो यही चीज है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। काम को ढूंढो क्या है काम और उसको डिवाइड कर दो। देखते हैं क्या करें। द फर्स्ट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क एज पर द प्लान। बोला पहला स्टेप क्या है कि वर्क को आइडेंटिफाई करना है और डिवाइड कर देना है एज पर द प्लान। द डिवीजन ऑफ वर्क मेक श्योर देर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड देर इज नो बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन। कह रहा है जो भी आप वर्क डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, और किसी पे बर्डन भी नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कैशियर को ही सारे काम दे दो, बैंक में बहुत सारे काम होते हैं, आप सभी लोग बैंक में गए सभी काम एक को दे दो, ऐसा नहीं, सबको थोड़ा थोड़ा काम दो जिससे किसी पे बर्डन भी ना आए और कोई काम को दोबारा भी ना करना पड़े। सेकेंड पॉइंट है बच्चों डिपार्टमेंटलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन आपने पढ़ा है, कोई भी बिजनेस है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये है। तो कह रहा है आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब्स रिलेटेड टू द सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। कह रहा है अगर आपने जो स्टेप 1 में जॉब्स को डिस्ट्रीब्यूट करते तो एक टाइप के काम को एक डिपार्टमेंट में रख दो। मतलब बच्चों सेकंड पॉइंट कह रहा है, समझाना चाह रहे हैं, अगर कोई कंपनी है उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है। मैं एक डिपार्टमेंट का एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एक छोटा सा इसमें डिपार्टमेंट है जिसका नाम था परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट। अब परचेज से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉय होंगे बच्चों, परचेज से रिलेटेड जितने भी एम्प्लॉय होंगे, कह रहे हैं उन सबको क्या करो, एक डिपार्टमेंट में रख दो, उन सबको एक डिपार्टमेंट में रखो। ऐसे ही सेल के भी बहुत सारे लोग होंगे, उन सबको सेल में रखो। ऐसे ही मार्केटिंग के बहुत सारे होंगे, उन सबको मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रखो। यही होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। बच्चों डिपार्टमेंटलाइजेशन दो टाइप की होती है, एक फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन और एक होता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन वो होता है बच्चों, समझना है एक ही बार में समझ पाएगा, जो कंपनी एक ही टाइप का बिजनेस करती है उसे डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं, जो कंपनी एक ही टाइप का बिजनेस करती है। और डिविजनल डिपार्टमेंट वो होता है कि जो कंपनी एक ही है लेकिन वो मल्टी प्रोडक्ट में डील करती है। समझना, थर्ड पॉइंट समझा रहा हूं डिपार्टमेंटलाइजेशन का, सॉरी सेकंड पॉइंट डिपार्टमेंटलाइजेशन में दो पॉइंट आए, ए और बी। एक आया हमारा फंक्शनल डिपार्टमेंट और एक दूसरा आया डिविजनल डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट वो कंपनी फॉलो करती है जो सिर्फ एक प्रोडक्ट का बिजनेस कर रही है। मान लीजिए अगर मेरी कोई कंपनी है और मैं सिर्फ ये पेन बनाता हूं, पेन मैन्युफैक्चर करता हूं और पेन सेल करूंगा, तो मेरी कंपनी होगी फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, ठीक है। और एक मेरे फ्रेंड की कंपनी है, वो उस कंपनी में बहुत सारे काम करता है। वो पेन भी मैन्युफैक्चर करता है, वो पेंसिल भी मैन्युफैक्चर करता है, वो कॉस्मेटिक के सामान भी मैन्युफैक्चर करता है, वो टी चाय भी मैन्युफैक्चर करता है, तो बहुत सारे चीज करता है। तो उसको बोलते हैं डिविजनल डिपार्टमेंट। उस कंपनी को क्या बोलते हैं? डिविजनल डिपार्टमेंट। जो उस कंपनी एक ही टाइप के प्रोडक्ट बनाए, एक ही चीज, वो हो गई फंक्शनल। वो कौन सी हो गई? फंक्शनल। और जो मल्टी प्रोडक्ट बनाए वो होगी डिविजनल, थर्ड पॉइंट बोल रहा है बच्चों असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। बोला है अगर आपने काम को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसे डिपार्टमेंट में बांट दिया है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब ड्यूटी दे दीजिए, लेकिन ड्यूटी बच्चों कैसे देनी है? एज पर द क्वालिफिकेशन। देखते हैं, आफ्टर डिवाइडिंग द ऑर्गेनाइजेशन into specialized department, each individual working in different department is assigned a duty matching to his skill and qualification। अगर आप बोल रहे हैं ड्यूटी जो दे रहे हैं उनको उनकी स्किल, जो उनको काम आता है और उनकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग दीजिए। कुछ एग्जांपल समझाता हूँ। ये बैंक वाला, अब कैशियर है जिसे नंबर्स की नॉलेज होगी,
आप काम उसी को देंगे। एक ये तो है नहीं कि एक वॉचमैन को आप कैशियर बना दें, जिसकी जो स्किल है और जो क्वालिफिकेशन है उसको उसके अकॉर्डिंग काम दें। ठीक है, ये असाइनमेंट। लास्ट पॉइंट है बच्चों, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब आपने काम तो दे दिया एम्प्लॉइज को, लेकिन वो किसको रिपोर्ट करेंगे? अपना कि उनने वर्क को कंप्लीट कर लिया, तो ये भी इस्टेब्लिश करना पड़ता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, द एम्प्लॉइज हैव टू परफॉर्म द जॉब, एंड टू परफॉर्म द जॉब एवरी इंडिविजुअल नीड सम अथॉरिटी। कह रहा है आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज, अब हमने सब जो काम कर लिया डिपार्टमेंट, द एम्प्लॉइज हैव टू परफॉर्म द जॉब। अब ड्यूटी दे दी तो एम्प्लॉय जॉब करेगा, एंड टू परफॉर्म जॉब एवरी इंडिविजुअल नीड सम अथॉरिटी, और जो भी वो काम करेगा जितने भी इंडिविजुअल है उनको क्या चाहिए? अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब होते बच्चे थोड़ी पावर। ठीक है, अब उनको जो भी अथॉरिटी काम दे रखा है वो उनने किया नहीं किया, इसके लिए उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता है। उन्हें क्या करना पड़ता है? अपने सीनियर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि ये काम मैंने। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पे एक्सप्लेन किया गया। देखिए, द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटीज, अगर आप किसी को पावर दे रहे हो, रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। क्या क्रिएट करता है? सुपीरियर सबॉर्डिनेट में रिलेशन। एंड द क्वेश्चन ऑफ हु रिपोर्ट्स टू होम इज क्लेरिफाइड, और यह भी पता चल जाता है कौन पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा। अब बच्चों कैशियर है, कैशियर ने अपना वर्क कंप्लीट कर दिया, तो ये किसको रिपोर्ट करेगा? मैनेजर को। क्लियर कट है। ठीक है, तो ये रिलेशन होना चाहिए, इसी को बोला गया एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में 4 ही पॉइंट थे, रिवाइज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, इसके अंदर 2 पॉइंट है, फंक्शनल एंड डिविजनल। थर्ड पॉइंट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। फोर्थ पॉइंट है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं बच्चों। अब आगे इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग के? बोला बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, फायदा मिलता है स्पेशलाइजेशन का। बच्चों ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में वो होता है, एक कंपनी में अगर कोई भी पर्सन है, मान लो ये कैशियर ही है, बैंक का एग्जांपल ले लेता हूं। अगर इस कैशियर को हमेशा कैश कलेक्ट, डिपॉजिट और कलेक्ट करने का ही काम मिलेगा, क्या कैशियर को कैश को कलेक्ट करने का और डिपॉजिट करने का ही काम मिलेगा, तो ये धीरे धीरे इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, क्योंकि रोज रोज वही काम करेगा, तो क्या बन जाएगा ये? एक्सपर्ट। तो यही फायदा है ऑर्गेनाइजिंग का। कह रहा है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, एक पर्सन उसी काम को बार बार करता है, जिससे वो उस काम में क्या हो जाता है? स्पेशलाइज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट बोला क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग में कैशियर कैश को कलेक्ट डिपॉजिट करेगा, मैनेजर बैंक के लोन वगैरह के काम देखेगा और सारे काम देखेगा। ठीक है, क्लर्क पासबुक वगैरह प्रिंट करेगा। ठीक है, वॉचमैन चौकीदारी करेगा। तो सबको क्या काम करने हैं वो गिवन है। तो इससे क्या होता है? क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। आपको पता है कौन पर्सन को क्या काम करता है, तो वर्किंग रिलेशन में क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा कि मैंने आज ये काम करना है या वो काम करना है, सबको उनका काम बता दिया गया है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चों ये पॉइंट बहुत बार आ चुका है, आपको याद भी हो जाना चाहिए। अब जो पर्सन एक ही काम को बार बार करेगा तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेगा, वेस्टेज ऑफ वर्क कम होगा। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक काम को बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। एडेप्शन टू चेंजेस, जो भी नई टेक्नोलॉजी है, जो भी चेंजेस होने वाले हैं, वो सारे चेंजेस को एडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। Whenever the changes takes place in the business environment, then with the help of organizing function, these changes can be adapted systematically, because organizing function creates different department and group related to activities under each department. बोला है कभी भी अगर बिजनेस में चेंजेस आ गए तो वो चेंज को हम इजीली अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं और जिस डिपार्टमेंट में चेंज आया वो उसको इजीली अडेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि किसी भी काम को अच्छे से मैनेज करना है, एडमिनिस्टर करना, चेक करना। क्योंकि अभी हमने पढ़ा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कौन सा पर्सन किसको रिपोर्ट करेगा ये क्लियर होता है,
ये क्लियर कट होता है। तो इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो हम कंट्रोल करते हैं बिजनेस में, या जो हमारे सुपीरियर होते हैं वो अच्छे से एडमिनिस्टर करते हैं, चेक कर लेंगे। तो ये होता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ठीक है। अब सब काम बच्चों अच्छे से हो रहा है, ना ही हम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली हो रहा है, हम काम को अच्छे से डिवाइड कर दे रहे, किसी पे बर्डन नहीं है, और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारा बिजनेस क्या होगा, एक्सपेंशन बढ़ने लगेगा और ग्रोथ होने लगेगी। तो ऑर्गेनाइजिंग का एक ये भी फायदा है। भी कह रहा है विथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, कह रहा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का कैसा यूज हो, ऑप्टिमम, एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिपार्टमेंटेशन, कंपनीज कैन इजीली मीट दी चैलेंजेस एंड कैन एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज इन ए प्लान्ड मैनर, और धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं प्लान्ड मैनर में। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल्स, पर्सोनल मतलब बच्चों एम्प्लॉइज, किसका डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉइज का। अब बच्चों समझो, अगर कैशियर कैश का ही काम करेगा तो ये इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, तो इससे किसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, इसी की तो होगी, तो इसका डेवलपमेंट होगा। अब ऐसा नहीं, इससे एक दिन कहा जाता है कैशियर बन, एक दिन कहा जाता है क्लरिकल बन, एक दिन कुछ काम, तो ये किसी में भी स्पेशलाइज नहीं हो जाता, तो इसकी पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं होती। ये होता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट होना, किसी एक वर्क में अपने आप को एक्सपर्ट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब होता है बच्चों, एक सुपीरियर अपनी पावर को अपने जूनियर की ओर ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये अभी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का अभी आगे हमारा पूरा टॉपिक ही है, तब समझेंगे। कह रहा है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, ऑर्गेनाइज। बाय डेलीगेशन द रूटीन द मैनेजर कैन कॉन्सेंट्रेट टू डेवलप न्यू मेथड्स एंड वेज ऑफ परफॉर्मिंग जॉब्स। अब बच्चों इस मैनेजर ने सारा कैश का रिलेटेड काम इस पर्सन को दे दिया, तो इसको इसकी टेंशन नहीं होगी, ये अपना ध्यान कहीं और लगा सकता है, ये अपना ध्यान क्या कहीं और लगा सकता है, क्योंकि ये वाली जो भी कैश से रिलेटेड टेंशन थी वो कौन ले रहा है। ऐसे ही इसने अपना पासबुक से रिलेटेड काम या जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो किसको दे दिए हैं, ये क्लर्क को दे दिए, तो ये इसके बारे में नहीं सोचेगा, तो ये अपना दिमाग किसी और जगह लगा सकता है जिससे उस बैंक का या उस कंपनी का प्रॉफिट हो। ये होता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट चीज है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहां से क्वेश्चन बनता है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है, तो बच्चे दो ही टाइप का होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। पहले तो ये याद रखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं, दो, फंक्शनल और डिविजनल, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, अभी मैंने समझाया था आपको। फंक्शनल स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे कंपनी एक ही टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। देखते हैं, व्हेन द एक्टिविटीज और जॉब्स आर ग्रुप कीपिंग इन माइंड द फंक्शन और द जॉब, देन इट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शंस और द जॉब, देन इट इज कॉल्ड फंक्शनल। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कह रहा है जो भी जॉब है प्रोडक्शन की वो कहां कर दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बोला रिलेटेड इन सेल्स इन सेल्स, और सेल्स की सेल्स, ऐसी परचेज की परचेज डिपार्टमेंट में, ऐसी सो ऑन, ये सब करूं। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्टोर डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, असेंबली एक्सेट्रा। विद इन ईच डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट a chain of superior subordinate create to work systematically। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब यही है शॉर्ट में, कि जो भी काम है, अगर आप देखेंगे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, फंक्शनल डिपार्टमेंट, डिविजनल डिपार्टमेंट, ऐसा डिपार्टमेंट फंक्शनल जो कंपनी एक ही टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हो, ठीक है, तो वो एक ही डिपार्टमेंट बना लेगी, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैंने एग्जांपल समझाया था, अभी परचेज डिपार्टमेंट से फिर से समझा देता हूं। फंक्शनल क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। एक तरफ फंक्शनल और दूसरी तरफ डिविजनल, क्योंकि दो ही टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर वो होते हैं, मान लीजिए एक कंपनी है
और ये सिर्फ एक ही टाइप के प्रोडक्ट बना रही है। कितने टाइप के प्रोडक्ट बना रही? सिर्फ एक टाइप के प्रोडक्ट बना रही। तो इससे रिलेटेड वो सारे डिपार्टमेंट बना देगी, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहां प्रोड्यूस होता है, ऐसी परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है। लेकिन डिविजनल डिपार्टमेंट दूसरी तरफ अलग चीज है, ठीक है। ये कॉस्मेटिक का सामान भी बना सकती है, बना रही है एक तरफ। इसी कंपनी में एक तरफ इतने वर्क में किस चीज का काम हो रहा है? कॉस्मेटिक का। इतने दूसरे में हो रहा है किसी और चीज का। किसी भी चीज का एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए सोप्स का, साबुन वगैरह, ठीक है। इसमें शैम्पू का। तो एक ही कंपनी में बहुत सारे काम कर रही है, इसे बोला जाता है डिविजनल, बहुत सारे टाइप के। और फंक्शनल जो एक ही टाइप का बना रही है। तो उन्हें स्ट्रक्चर बनाता है, कॉस्मेटिक का परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, इसका सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, इसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा। ऐसे ही जो शैम्पू बना रही है, इसका परचेज डिपार्टमेंट अलग होगा, इसका सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, इसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा। यही है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये बोलता है जितने टाइप के आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उन सब टाइप के प्रोडक्ट का परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केट डिपार्टमेंट अलग अलग होगा। लेकिन फंक्शनल डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आप एक ही टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हो तो एक ही टाइप का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक ही परचेज होगा, एक प्रोडक्ट का एक ही। अब परचेज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब परचेज डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएंगी। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। तो सिंपल सा डिफरेंस यही है, ठीक है। तो यहां से बच्चों आई हो आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या होता है और डिविजनल डिपार्टमेंट क्या होता है। देखिए इसमें लिखा है व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज एंड इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। मैंने भी वही बोला है, मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ये कॉस्मेटिक भी बना रही, सोप साबुन भी बना रही, शैम्पू भी बना रही। देन एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। बोला है एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट, अगर परचेज से रिलेटेड कोई चीज है तो बोला है वो एक ही ग्रुप में होनी चाहिए, अंडर वन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में होना चाहिए, वो एक डिपार्टमेंट है। वैसे ही शैम्पू का परचेज डिपार्टमेंट अलग। ये दोनों का बेसिक सा डिफरेंस ये है, फंक्शनल में सिर्फ एक कंपनी और डिविजनल में दो कंपनी। तो यहां तक अब हमने कंप्लीट कर लिया फंक्शनल एंड और डिविजनल स्ट्रक्चर। इसका डिफरेंस समझ लेते हैं जहां से हमें पूरा चीज क्लियर हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन क्या होता है फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है। हमको बच्चों पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस मतलब बेसिस पता होने चाहिए। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। जैसे जैसे हमारे फंक्शन होंगे वैसे वैसे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। ऑफ प्रोडक्ट, जितने ज्यादा प्रोडक्ट उतने ज्यादा डिपार्टमेंट, ठीक है, उतने ज्यादा फंक्शन। सिंपल सी बात। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो आपको काम दे दिया गया है उसको कंप्लीट करना। डिफिकल्ट टू मेक अकाउंटेबल एज डिपार्टमेंट आर इंडिपेंडेंट। बोला है डिफिकल्टी है अकाउंटेबल होने में, क्योंकि डिपार्टमेंट क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से डिपेंडेंट है। इजी टू फिक्स दी अकाउंटेबिलिटी। बोला है आसान है किसी को भी कोई भी काम देना, एज डिपार्टमेंट वर्क इंडिपेंडेंटली, क्योंकि कॉस्मेटिक का परचेज डिपार्टमेंट अलग काम करेगा, शैम्पू का परचेज डिपार्टमेंट अलग काम करेगा, लेकिन यहाँ तो सारे लिंक है एक दूसरे से, इसीलिए। इकोनॉमिकली कॉस्ट, इट इज इकोनॉमिकल। ये कह रहा है इकोनॉमिकल है। इट इज नॉट वेरी इकोनॉमिकल बिकॉज ऑल द रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इकोनॉमिकल मतलब बच्चों जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो नीड होगी वो परचेज डिपार्टमेंट लाके दे देगा, लेकिन यहाँ हर डिपार्टमेंट को अपने अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें डिमांड करनी पड़ेंगी, इसीलिए वो इकोनॉमिकल है, दूसरी नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर, लेस चांसेस एज मैनेजर बिकम स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन ओनली। बोला है कम चांसेस है कि एक मैनेजर स्पेशलाइज बन जाए। डिविजनल स्ट्रक्चर में मोर चांसेस एज मैनेजर परफॉर्म मल्टी फंक्शंस। बोला मैनेजर डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या मल्टी फंक्शन करता है, इसीलिए वो स्पेशलाइज हो सकता है। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज कौन है? दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ब्रिंग फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर में कैसे स्पेशलाइज हो सकते हैं? फंक्शनल से। लेकिन डिविजनल में इट ब्रिंग्स प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, यहां हम प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होते हैं। डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपेयर टू डिविजनल, लेस व्हेन इज प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट। बेटर कोऑर्डिनेशन बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर इन वन डिपार्टमेंट ओनली।
मतलब सिंपल सी कोऑर्डिनेशन कह रहा है। फंक्शनल में लेस है, कम है इन कंपेयर टू डिविजनल। डिविजनल में ज्यादा कोऑर्डिनेशन होता है, फंक्शनल में कम होता है। ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशन मतलब फ्रीडम ज्यादा किसमें है, लेस ऑटोनॉमी मतलब फंक्शनल में कम फ्रीडम है, आपको बर्डन हो सकता है। यहाँ पे मोर ऑटोनॉमी, ज्यादा फ्रीडम है। सूटेबल क्या है, इट इज सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो सकता है, सूटेबल है। इट इज सूटेबल फॉर मल्टी प्रोडक्ट और डाइवर्सिफाइड फर्म। जैसे टाटा ग्रुप है वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको डिविजनल चूज करना पड़ेगा। और कोई कंपनी एक होगी जो एक ही टाइप के प्रोडक्ट बना रही है, तो उसे फंक्शनल करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।